हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इन द फिगर अ सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 5 ओम। हमारे पास एक फिगर दी हुई है और उसमें हमें दो रेजिस्टर दिए हुए हैं, उनका दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्वल्स टू 5 ओम। ओके, साथ में इन्होंने एक इंडक्टर दिया हुआ है और उसकी इंडक्टेंस कितनी है, L equals to 2 millihenry. In ideal battery of 15 volt is connected in the circuit, what will be the current through the battery long after the switch is closed? देखो यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज की है आइडियल। अगर आइडियल वर्ड बैटरी के साथ में आ रहा है, दैट्स मीन जो हमने बैटरी यूज की है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ओके, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, एक इस तरह की रिलेशन थी हमारे पास, उसमें ये होती थी टर्मिनल वोल्टेज, इसको बोलते थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पर ये है हमारे पास करंट जो सर्किट में फ्लो होगी, और ये बैटरी का ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर ये बोल रहे हैं कि आइडियल बैटरी है, दैट्स मीन ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगी, ईएमएफ के, जो कि क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। देखो यहाँ पर इसका मतलब हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसके कारण कुछ वोल्टेज का लॉस हो जाता है। सपोज हमने एक सर्किट बनाया और उसमें हमने 5 वोल्ट की एक बैटरी अप्लाई कर दी। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हमने सिर्फ बैटरी अप्लाई की है, अभी उसको यूज नहीं किया है। ओके, तो वहां पर यूज करने से पहले ही कुछ वोल्टेज लॉस हो जाएगी। किसके कारण, इस रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो हमें अगर बैटरी 5 वोल्ट की थी तो एग्जैक्टली 5 वोल्ट वोल्टेज नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलेगी। ओके, अब अगर हम आइडियल बैटरी ले ले, दैट्स मीन सब कुछ परफेक्ट होगा, वहां पर कोई लॉस नहीं आएगा। ओके, तो एक तो टर्म ये आ जाती है। दूसरी, इन्होंने बोला है कि एक स्विच है और उसको क्लोज कर दिया है। स्विच क्लोज होने का मतलब हम नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि प्लग ऑन कर दो, तो यहाँ पर उसका मतलब है क्लोज करना। और जब हम बोलते हैं कि प्लग ऑफ कर दो, दैट्स मीन हम उसको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, ये दोनों टर्म्स यूज होती है फिजिक्स में किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए। ओके, आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि स्विच को क्लोज किया है, दैट्स मीन ये जो रास्ता अभी खुला हुआ है, जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो इन्होंने बोला है कि हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर क्लोज होने से क्या आएगी, करंट फ्लो होगी, और उस करंट का हमें मेजरमेंट करना है। ओके, और कितने टाइम के बाद करना है, इस मूवमेंट को करने के काफी टाइम के बाद, मतलब हमने जो स्विच है उसको क्लोज किया और क्लोज करके छोड़ दिया। ओके, जब काफी टाइम बीत गया, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मिनट है ना, या 2 मिनट्स के बाद में हमने वहां पे जाके उसको चेक किया। ऐसा नहीं कि हमें एक दिन के लिए छोड़ देना है। वो जैसे यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना इस चैप्टर में, थर्ड एक्सपेरिमेंट था
कि उसमें अगर हम इंड्यूस करंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो कॉइल्स हैं उनको मूव कराने की जरूरत नहीं है ना। हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे और वहां पर करंट चेंज होती रहेगी। अभी अगर जीरो है ऑफ स्टेट में, जब ऑन होगी तो नॉन जीरो हो जाएगी, तो वहां पर करंट चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का मतलब है फ्लक्स चेंज होगा, हमें क्या मिल जाएगी, ओवरऑल करंट जो वहां पर इंड्यूस होगी। ओके, तो उसी फैक्टर को फिनिश करने के लिए या उसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये टर्म यूज की है कि हमें इंस्टेंटली मेजरमेंट नहीं करना है करंट का। ओके, कुछ टाइम के बाद मेजरमेंट करना है। ओके, अब इसका क्या यूज होगा अभी देखेंगे। यहाँ पर जो सर्किट है इसमें हमारे पास एक इंडक्टर है, दो रेजिस्टर है। पहले तो क्या कर लेते हैं, स्विच को क्लोज कर लेते हैं। स्विच को क्लोज कर लिया, अभी क्या होगा, करंट फ्लो हो सकती है। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली करंट को मेजर करना है। ओके, यहाँ पर जो इंडक्टर हमने यूज किया है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी सर्किट में इंडक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उस स्विच को क्लोज करके छोड़ देते हैं एक लंबे टाइम के लिए, तो इंडक्टर वहां पर जीरो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ओके, नॉर्मली इंडक्टर क्या करता है, अगर करंट फ्लो हो रही है, ओके, तो वहां पर वो करंट फ्लो होने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चेंज हो रही है, द मोमेंट करंट चेंज होगी, अपनी वैल्यूज को चेंज करेगी, तो इंडक्टर क्या करता है, उसको ओपोज करता है, वो बिहेवियर रिप्रेजेंट करने से रोकता है। ओके, तो अगर हमने स्विच को क्लोज करके छोड़ दिया, ओके, तो उस कंडीशन में जब हम एक लंबे टाइम के बाद क्लोज करने के लंबे टाइम के बाद मेजरमेंट करेंगे, तो जो इंडक्टर है वो वहां पर इफेक्ट लेस हो जाएगा, मतलब वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो प्रेजेंट ही नहीं है ना। प्रेजेंट ना होने का मतलब वो ओपोज नहीं कर रहा है। ओके, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉब्लम किससे है, करंट के चेंज होने से, करंट के फ्लो होने से उसको प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि हमें एक लंबे टाइम के बाद वहां पर मेजरमेंट करना है। करंट अगर 5 एम्पियर तक इंक्रीज होनी है तो वो हो जाए उतने टाइम में, है ना। जब वो फिक्स हो जाए, जब हम देखें कि हाँ अब यहाँ पर सेम करंट फ्लो हो रही है, तो उसको मेजर कर लो। ओके, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टेप 2 में हम एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम इंडक्टर यूज करेंगे और किस तरह से करेंगे। देखो, ये आ जाएगा, द मोमेंट आप इसको क्लोज करोगे एज इट इज यहाँ पर रहेगा, ये एल जो इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस एल है, वो अपना काम कर रहा होगा, जो उसका काम है कि करंट चेंज हो रही है। पहले जब स्विच ऑन था, सॉरी स्विच ओपन था, तो वो वहां पर करंट कितनी थी, जीरो। द मोमेंट वो क्लोज होगा वहां पर नॉन जीरो करंट आ जाएगी। तो यहाँ पर अब रोल आता है इंडक्टर का, अब उसका जो काम है उसे वो करना है। ओके, तो हम यहाँ पर इस स्टेट में सर्किट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये अपना काम फिनिश कर ले। द मोमेंट इसका काम फिनिश हो जाएगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ऐसे रेजिस्टर की तरह जिसकी वैल्यू
0 है। ओके, और इसे हम कंसीडर करते हैं एक सिंपल वायर की तरह। ओके, तो हमारे पास फाइनली ये सर्किट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ यूज करके यहाँ पर हम I को फाइंड कर सकते हैं। V की वैल्यू हमें पता है 15 वोल्ट है, और नेट जो रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते थे। दो अगर R पैरेलल में है या सीरीज में है, वो हमें पता है कि हम उनको कैसे ऐड करेंगे, है ना। पैरेलली ऐड करें या सीरीज में, उसकी कैलकुलेशन है हमारे पास। L को कैसे कैलकुलेट करें वो हमें नहीं पता। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर ये आपको कंडीशन दे दी गई। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पर इंडक्टर एक डिवाइस है, जैसे हम रजिस्टर की बात करते हैं, कोई भी हमारे पास वायर है उसके पास अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। ओके, अब इस पर्पस के लिए हम कुछ अलग से डिवाइस भी बना लेते हैं जिनको हम रजिस्टर कहते हैं। ओके, हमें पर्पसली या इंटेंशनली हमें कहीं पर यूज करना है रजिस्टर को, तो हम उस डिवाइस को यूज कर लेते हैं। ओके, तो रजिस्टर हम एक डिवाइस को बोलते हैं जिसकी स्ट्रेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो कैसी होगी उसकी स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस। ओके, वैसे ही हमारे पास इंडक्टर होता है। इंडक्टर भी एक डिवाइस है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंडक्टेंस। ओके, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइस से ही हमें इंडक्टेंस मिलेगी। हमने देखा कि अगर एक कोइल है उसके पास भी अपनी इंडक्टेंस हो सकती है, अगर एक सोलेनोइड है उसके पास भी अपनी इंडक्टेंस हो सकती है। ओके, लेकिन अगर हमें इंटेंशनली कहीं पर यूज करना है इंडक्टेंस को, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से सेपरेट डिवाइस भी होगी जिसे हम इंडक्टर बोलेंगे, और उसको यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये हमेशा रेजिस्टेंस के लिए और ये हमेशा इंडक्टर के लिए, एक कोइल की तरह, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, वैसे इंडक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने एक्सप्लेन की है, हमारे पास अगर स्विच है उसको हमने क्लोज किया हुआ है, और लॉन्ग टाइम के बाद हम यहाँ पर करंट मेजर कर रहे हैं। ओके, तो वहां पर ये जो इंडक्टर है ये रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, और रजिस्टर भी कैसा, जिसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 0 है। ओके, अब देखो इसको भी आप ना आइडियल इंडक्टर मान सकते हो। इस स्टेट में अगर आइडियल इंडक्टर होगा तो ही उसका रेजिस्टेंस इक्वली 0 होगा, मतलब वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करेगा करंट को फ्लो होने के लिए। ओके, अब यहाँ पर अगर आइडियल नहीं है, दैट्स मीन वहां पर थोड़ा बहुत वहां पर रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। प्रैक्टिकली जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो वहां पर हमें थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, बट अभी यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कैसे पता चलेगा। हमारे पास एक ही सिचुएशन है, अगर वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं इस टाइप के तो वो हमेशा आइडियल सिचुएशन ही प्रोवाइड करेंगे। ओके, हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास
नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा R/2। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करें, V की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 15 वोल्ट। I हमें फाइंड करना है, R नेट की वैल्यू भी है हमारे पास R/2। R की वैल्यू कितनी है 5। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो किस चैप्टर से आए हैं। अभी हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब हमने कहाँ पे पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में, जब हमारे पास रेजिस्टेंस आया था। ओके, कि कैसे इसको मेजर करें। इससे पहले जो हमने इरेज कर दिया है, उस पोर्शन में हमने एक इक्वेशन देखी थी कि जो ईएमएफ है और टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आइडियल बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी कहाँ से आता है, थर्ड चैप्टर से। ओके, लेकिन थर्ड चैप्टर में हमने आइडियल बैटरी का वर्ड यूज नहीं किया था। ओके, वहां पर हमने बस ये बोला था अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पर जो बैटरी है उसको हम आइडियल बैटरी बोलेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करो तो आपको याद रहे, है ना। तो आइडियल बैटरी मतलब जिसका रेजिस्टेंस 0 है। ओके, देखो अब अगर ये चीजें डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी तो आपको लगेगा कि लेवल बढ़ा दिया है, कुछ ऐसे वर्ड यूज हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, हालांकि वो पढ़ चुके होते हैं, बस एक स्टेप रह जाता है उसको कंक्लूड करना। ओके, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमें पता है। ओके, एक वोल्टेज होती है, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हमें पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता है, वो जो इक्वेशन है वो भी पता है। बस ये नहीं पता कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, हमारे पास उस स्टेट में जो बैटरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल बैटरी। ओके, वैसे ही यहाँ पर हमने इस चैप्टर में इंडक्टर के बारे में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देखे। ओके, सोलेनॉइड के लिए क्या होगा, साथ में ये भी देखा कि वो किस पर डिपेंड करती है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये स्विच वाला केस आया है, इसमें हमने जब इंडक्टर को यूज किया, जो कि क्या है, एक डिवाइस है। ओके, इंडक्टर के पास क्या होगी, इंडक्टेंस। ओके, और इसका काम क्या होता है, चेंजिंग करंट को ओपोज करना। द मोमेंट आप स्विच को ऑन या ऑफ करोगे और आपके सर्किट में इंडक्टर प्रेजेंट है, तो वहां पर वो अपना काम करेगा। वो अगर आप करंट को फ्लो करा रहे हो तो फ्लो नहीं होने देगा, अगर आप उसको ऑफ कर रहे हो तो ऑफ नहीं होने देगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, अगर आप इसको सर्किट में है लॉन्ग टाइम के बाद देखो, मतलब जो आपने वहां पर एक्शन करना था वो कर चुके हो, ऑन या ऑफ कर चुके हो स्विच को, एक लंबे टाइम के बाद आप जब इसको मेजर करोगे तो ये अपना ये वाला बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्या बिहेवियर शो करेगा,
एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। रेजिस्टर क्या करता है? वो करंट के फ्लो होने को अपोज करेगा। ओके, वो चाहता है कि करंट फ्लो ही ना हो। अब अगर यहाँ पर केस कैसा है? प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर ये लगभग 0 मान सकते हो, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। अगर केस कैसा है हमारे पास? आइडियल। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 0 लेंगे। ओके, एग्जैक्टली 0 है मतलब करंट फ्लो हो सकती है और वहां पर हम वायर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, जो इंडक्टर होगा उसको सीधा सीधा एक लाइन से रिप्लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन्होंने बोला है कि देखो हमारे पास एक कॉपर वायर है और उसको वाउंड किया है, मींस रोल किया है ऑन अ वुडन फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम है जिसकी शेप कैसी है? लाइक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पर इन्होंने वायर को रोल किया है। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर हम इस फ्रेम के जो डायमेंशंस है, ट्रायंगल की डायमेंशन क्या होगी? उसकी साइड है ना, उनकी लेंथ। तो अगर उनको फैक्टर 3 से इंक्रीज कर दे और जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ कोइल में वो सेम रहने चाहिए, देन सेल्फ इंडक्टेंस सेम रहेगी, चेंज होगी तो कितने फैक्टर के अकॉर्डिंग होगी? देखो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो होती क्या है? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, यही होती है क्या? देखो एक्सप्रेशन तो हमने सही लिखा है, लेकिन किसके लिए लिखा है? सोलेनोइड के लिए। हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल। यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली जो इक्वेशन होती है वो होती है एन फाई बी इक्वल्स टू एल आई। इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? अब यहाँ पर हमारे पास जिस भी तरह की डिवाइस है उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, या उसका जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। सोलेनोइड थी तो हमने सोलेनोइड का रखा था और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था। अब पॉइंट ये है कि ट्रायंगल के लिए तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना? तो कैसे करें? क्या हम इसको एक सोलेनोइड की तरह कंसीडर कर सकते हैं? एक बड़ी सी सोलेनोइड लो, उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दो और फिर उसको एक ट्रायंगल की शेप में रखो। क्या कुछ ऐसा ही बनेगा क्या? सोलेनोइड में भी हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम है जिसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया है, रोल किया है। हमारे पास सोलेनोइड में क्या होती है? एक कोर। कोर के ऊपर हम क्या करते हैं? वायर लेते हैं और उसको वाउंड करते हैं। ओके, सिर्फ इसको देखो, इतना पोर्शन क्या है? सोलेनोइड की कोर की तरह ही है। ये वाला देखो, ये भी सोलेनोइड की कोर की तरह ही लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रायंगल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे। ये हमारे पास सोलेनोइड की तरह आ सकती है अगर
तो हम सोलेनोइड का ही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ओके, ये यहाँ पर कुछ नया नहीं दिया है आपको, बस थोड़ा सा क्रिएटिव बना के दिया है। अगर आप एक सोलेनोइड को ट्रायंगल की फॉर्म में ले आओ और फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे कि एक ट्रायंगल शेप का फ्रेम है और उसके ऊपर, या एक ट्रायंगल शेप की कोर है और उसके ऊपर आपने कोइल को या वायर को वाउंड किया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, सोलेनोइड ही है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हम यहाँ पर रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रही है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि देखो इंडक्टेंस का केस दिया हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगी तो किसकी वजह से आएगी, करंट के कारण। ओके, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमारे पास इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसी के अलोंग हम आगे जाएंगे तो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगी, फिर हमें इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड। तो हम पहले तीनों को ऐड करेंगे विद डायरेक्शन। ओके, हम वेक्टर सम लेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी वेक्टर फॉर्म में उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो काम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या इन्होंने हमें बताया है कि जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड में कितने कितने टर्न्स पर यूनिट है। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो करंट चाहिए, करंट यहाँ पर जो एक साइड में फ्लो होगी, एक एज में फ्लो होगी वही दूसरी में जाएगी, वही इसमें आएगी, तो करंट तो तीनों में सेम होगी। व्हाट अबाउट इट, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो कितने हैं नहीं पता। दूसरा, इन्होंने ये तो बताया कि हमने रोल किया है, कैसे किया है वो नहीं बताया। मतलब जो यहाँ पर टर्न है, जो हमने वायर को वाउंड किया है, क्या सारे जो टर्न्स है वो सेम रेडियस वाले हैं या फिर किसी की कम किसी की ज्यादा है ना। मतलब सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं, ये हमें एग्जैक्टली इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बताया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इन्होंने हमें डिटेल दी है। ओके, जब थोड़ी सी डिटेल दी है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से कहाँ ले आते हैं, एक सोलेनोइड की शेप में। हमें यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी नेट वाले ही यूज करेंगे और ये वाला भी नेट करंट होगी। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगुलर फ्रेम को इस शेप में लेके आएंगे जहां से हम इसे ट्रायंगुलर फ्रेम में लेके गए थे। ओके, अब यहां से हम देख सकते हैं इसकी एग्जैक्टली लेंथ कितनी है, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं,
कितनी करंट फ्लो हो रही है और कितनी रेडियस है। ओके, तो देखो अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट भी नहीं किया, उससे पहले ही इतना डिस्कशन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको ट्रायंगुलर फ्रेम ना देके रेक्टेंगुलर फ्रेम दे दे। रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, डेप्थ में उन्होंने डिटेल नहीं दी है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसको भी एक स्ट्रेट लाइन में ले आओ और वहां पर फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लो। ओके, तो यहाँ से नोट करना है जो आप नोट कर सकते हो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड की लेंथ कितनी ली है हमने, एल, और जितने भी यहाँ पर टर्न्स होंगे उनकी रेडियस कितनी है, आर। यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं इनिशियली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n1। ओके, और यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास, l, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितने आ जाएंगे, n1 बाय l। इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल n1। ओके, यहां से अगर हम इंडक्टेंस देखें, इंडक्टेंस कितनी आएगी, L इक्वल्स टू म्यू नोट n1 स्क्वायर पाई r स्क्वायर l। ओके, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। ओके, रेडियस चेंज नहीं हो रही है, ओके, और ना ही उन्होंने इसके बारे में बताया है, तो हम इसको सेम रखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइनली मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n2, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने आ जाएंगे। ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब हमने जो फ्रेम था उसके सभी डायमेंशंस को 3 टाइम्स कर दिया है। हमने यहाँ पर ट्रायंगल को किससे रिप्लेस कर दिया है, सोलेनोइड से, और अब इस सोलेनोइड में हमारे पास सिर्फ एक ही लेंथ है ना। तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड थी, हमें तीनों को एक्सटेंड करना था, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक साइड है, उसको 3 टाइम्स करना है। तो हम जब इसको 3 टाइम्स करेंगे कितना आएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी, 3l। ओके, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को सेम क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है
कि जो भी हमारे पास कोर है या फ्रेम है, हम अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज करें तो पर यूनिट लेंथ में जितने भी वहां पर टर्न आ रहे हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है? अगर हम फ्रेम की डायमेंशन को इंक्रीज करेंगे, हमें जो कोइल है उसके टर्न्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। रेडियस चेंज ना हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाए, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, हमें वायर की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो सकते हैं और जो पर यूनिट लेंथ में हमारे पास टर्न्स है वो सेम रह सकते हैं। ओके, तो हमने इसलिए यहाँ पर N1 और N2 को डिफाइन किया है। इसके अकॉर्डिंग L कितना आ जाएगा? म्यू नॉट N2 स्क्वायर पाई R स्क्वायर, लेंथ कितनी है इस बार? 3L। इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्या करें? N1 N2 को इक्वल रख देते हैं। तो यहां से कितना आएगा? L1 कितना आ जाएगा? L2 में रख देते हैं, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है? L1 की। तो हमारे पास जो इंडक्टेंस आई है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। ओके, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if L equals to 3 millihenry and I equals to 5 ampere in a solenoid, find the magnetic energy stored in it। सोलेनोइड की बात हुई है और उसमें कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो हमें निकालना है। कैसे कर सकते हैं ये? कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। ओके, और यहाँ पर हमारे पास वर्क डन कितना आता है? हाफ L I स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी, और इसको हम UV से भी डिनोट करते हैं। ओके, एक ऐसा ही एक्सप्रेशन हमने कैपेसिटेंस के केस में भी पढ़ा था, UC, जिसे हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, सिंपल है, प्लेस कर देते हैं। यूनिट क्या आएगी इसकी? एनर्जी है तो जूल ही आएगी।
ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन काफी सिंपल था, कराने का पर्पस यही था आपको ये पता चल जाए। ओके, वर्क डन की फॉर्म में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैग्नेटिक स्टोर एनर्जी भी इसी वर्क डन को बोलते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।